नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद बिरजू भैया में। आज की हमारी चर्चा की जो भूमिका है वो कल शाम ही बन गई थी। कल शाम एक दो बच्चों से हमारी बात हुई और वो चर्चा हमारी उनके साथ सिविल सेवा की तैयारी को लेकर हो रही थी। तो बच्चों के मूलतः प्रश्न जो थे वो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर थे। कई बच्चे ऐसे थे उसमें से जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका जीएस का पता कि एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट होने को आ गए। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया और अभी तक उनका ऑप्शनल डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो क्या रखें। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का बेस वहीं से बन गया कि हाउ टू चूज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, की वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें और किन किन बातों को हम ध्यान में रखें वैकल्पिक विषय का चयन करते टाइम। तो आपकी जो आज की 10-15 मिनट की चर्चा है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और चीज़ें अगर आपके कुछ अच्छी लगें, काम में आए, तो उन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, यूपीएससी के मेंस में यानी सेकंड फेज में ऑप्शनल एग्ज़ाम, ऑप्शनल पेपर एक आपका होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है, जिसके 2 पेपर आपके उसमें होते हैं। जो यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में 500 नंबर का होता है। देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी वेटेज यूपीएससी एग्ज़ाम में है। यूपीएससी एग्ज़ाम में 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं और इसकी वेटेज तो 500 नंबर उसमें है। और यूपीएससी के बारे में ये कहा भी जाता है कि यूपीएससी की जो रैंक है वो ऑप्शनल, इथिक्स और एशे, इन 3 विषयों पर डिसाइड होती है कि आप यूपीएससी में क्या रैंक हासिल करते हैं। तो जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए और ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए जिसकी परफॉर्मेंस यूपीएससी में बेटर हो और आप बेटर कर भी पाएँ उसमें। तो बात करते हैं कि यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हम आपको पहला पॉइंट सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि उसमें किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या वेटेज मिली हुई है, क्या उस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस बेटर रही है या नहीं रही है, उसमें किन टॉपर्स को कितने कितने नंबर मिले हुए हैं और अभी तक उसकी अपनी भी परफॉर्मेंस क्या रही है। पहली चीज़ आपको क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि आपको नंबर चेक करने हैं कि उस सब्जेक्ट को यूपीएससी में कितने नंबर मिल रहे हैं। दूसरी मुख्य बात यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में ध्यान में रखनी है कि क्या मार्केट में उससे रिलेटेड पूरी तरीके से कंटेंट आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हिंदी माध्यम के लिए एक समस्या रहती है कि हिंदी माध्यम के लिए बहुत से ऐसे ऑप्शनल विषय हैं जिनमें आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इंग्लिश मीडियम में तो चल जाता है, आप कुछ भी सब्जेक्ट रखें उसमें चीज़ें आप मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन विशेषता हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदी मीडियम में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कंटेंट मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक तो कि उसकी परफॉर्मेंस यूपीएससी में कैसी है, क्या वो सब्जेक्ट अच्छे नंबर पा रहा है ऑप्शनल या नहीं पा रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका कंटेंट मार्केट में आसानी से उपलब्ध है या नहीं है। इन 2 बेसिस पर आप यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बेस हैं, कोई ऐसे वैसे बेस नहीं। आप पहले सेलेक्ट करिए। देखिए, अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं, जितना मैंने देखा है, तो देखिए, आप या तो मेरी बात का भरोसा कर लीजिए, खुद एनालिसिस कर लीजिए। अगर भरोसा करते हैं तो आप इसको सुन लीजिए कि यूपीएससी ऑप्शनल में हिंदी मीडियम में आपको 3 सब्जेक्ट बताता हूं जो इस समय बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक तो आपका राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, और दूसरा आपका हिस्ट्री या इतिहास, और तीसरा आपका हिंदी लिटरेचर। पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस के आधार पर देखें यूपीएससी में तो ये 3 सब्जेक्ट अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छा खासा इनमें मार्किंग भी आ रही है और टॉपर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं इनके लिए। देखिए, ये आपको पता चल गया कि आपको ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करना है। आपको बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी, ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया आपको मैंने ये बताया कि उसका कंटेंट मार्केट में उपलब्ध है या नहीं। देखिए, कंटेंट भी उसी चीज़ का मार्केट में उपलब्ध होता है जिस चीज़ की मांग बढ़ती है। और मांग कब बढ़ेगी? जो ऑप्शनल ज़्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, ज़्यादा लोग उस जिस ऑप्शनल एग्जाम से पेपर देंगे उसका कंटेंट मार्केट में पैदा किया जाएगा। देखिए, मांग के अनुरूप ही उत्पादन होता है। जब अर्थव्यवस्था में आप पढ़ेंगे कि जिस चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ती है उसका उत्पादन अधिक होता है, और उस उत्पादन में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं मांग बढ़ने के साथ। तो जैसे कि मान लीजिए राजनीति विज्ञान ऑप्शनल यूपीएससी में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उससे संबंधित कंटेंट भी कोचिंग सेंटर बनाना शुरू करेंगे और उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे
कि हर साल इतना हम बेहतर अपना कंटेंट दें कि बच्चा उसमें आसानी से कर ले जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप इन 3 में से एक ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप अपने एक बार सर्च कर लीजिए, उस हिसाब से जो भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वैकल्पिक विषय का चुनाव आपकी यूपीएससी की जर्नी के पहले दिन के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। ये मेरा हमेशा सुझाव रहता है। ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है कि हम जीएस तो पढ़ते जा रहे हैं, इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, राजनीति पढ़ लिया, और हमारा वैकल्पिक विषय ही डिसाइड नहीं कि वैकल्पिक विषय रखना क्या है। बेटा बड़ी समस्याएं आपको आगे चल के इस मामले में देखनी पड़ेंगी। आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करना है मैंने ये बता दिया। ऑप्शनल सेलेक्ट करते टाइम क्या ध्यान में रखना है ये भी बता दिया, और उसका कंटेंट वगैरह आपको देख लेना है। बात आती है कि ऑप्शनल की तैयारी क्या करें। क्या ऑप्शनल की तैयारी जीएस के समान ही करें, या ऑप्शनल के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, जीएस तो पेपर सभी के लिए सामान्य पेपर है, सब जैसे करते हैं वैसे आपको भी करना है। लेकिन ऑप्शनल के मामले में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि आपने यूपीएससी ने एक पूरी ऑप्शनल की लिस्ट सब्जेक्ट की दी हुई थी, और आपने खुद सिलेक्ट किया है कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है। तो जब आप किसी चीज़ को खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने खुद कहा, हमसे पूछा गया कि कौन सा गेम खेल लेते हो, मैंने कहा मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, और बैडमिंटन खेल लिया मैंने खुद अपने मर्जी से चूज़ किया, और फिर हम बैडमिंटन में जाकर परफॉर्मेंस ना कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं इसमें साबित होता है कि आपको चीज़ों पर कमांड नहीं है। जो चीज़ आपकी पसंद है, आपकी खुद उस पर भी कमांड नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। जब जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल सेलेक्ट किया है, मैं 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, मैं उन्हीं पे बात करूंगा। एक तो इतिहास, एक राजनीति विज्ञान, और तीसरा हिंदी साहित्य। इन तीनों में से मान लीजिए आपने एक कोई विषय सेलेक्ट कर लिया। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, उदाहरण राजनीति विज्ञान से ही शुरू करूंगा। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा, तो जीएस की तैयारी के लिए मैंने बताया था कि आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स मंगा लीजिए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन ऑप्शनल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी आपने ऑप्शनल रखा है उस सब्जेक्ट में क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना एकदम कंपलसरी है, श्योर है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है उसमें क्लास 6 to 12th की सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ डालिए। एनसीईआरटी पढ़ते हुए उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर बुक्स में दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक्स में, उनको भी आपको सॉल्व ही करना है एकदम। सबको जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिख के नहीं करना है, तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ के एक बार उसका उत्तर सोचना भी है। कम से कम वो क्वेश्चन लिख लिया नोटबुक पे, फ्रेमिंग कर ली उसकी, इसमें क्या क्या चीज़ें हम बता सकते थे, क्या क्या कर सकते थे, इतना तो कर ही लेना है। ये सारी चीज़ें आपको 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ते टाइम करनी ही करनी है। साथ में मैं यहाँ भी सजेस्ट करूँगा, चाहे वो राजनीति विज्ञान ऑप्शनल हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, इन तीनों ऑप्शनल से संबंधित किसी भी एक ऑथेंटिक कोचिंग सेंटर के नोट्स आपको मंगा लेने, ये मैं यहाँ भी सजेस्ट करूँगा। तो आपने एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ ली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आप यूपीएससी के नोट्स मंगा लीजिए कोचिंग सेंटर से, और नोट्स से उस ऑप्शनल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। रिसोर्सेज में मैंने क्या बताया कि 6 to 12 एनसीईआरटी और साथ में कोचिंग सेंटर के नोट्स, आप उनको तैयार करिए, शुरू कर दीजिए। नोट्स भी पढ़ते टाइम आपको, जब आप उधर क्वेश्चन आंसर इतने कर चुके होंगे 12th की एनसीईआरटी से, इधर जब आप नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो नोट्स के साथ आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्रिंट करा के अपने पास रख लेने, प्रिंट निकाल के रख लेनी है। कम से कम 5 साल तक के क्वेश्चन आंसर निकाल के रख लीजिए, 10 साल के निकाल के रख लीजिए। पहले आप 5 साल के निकाल के रखिए, फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो 5 साल के और निकलवा लाइए। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस ही करने हैं। देखिए, जब आप ऑप्शनल के नोट्स पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड आप एनसीईआरटी पढ़ के बना रहे हैं, इधर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स को पढ़ते हुए आपको क्या करना है कि जो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने भारतीय संविधान या भारतीय मूल अधिकार वगैरह ये सारी चीज़ें राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ी, तो ऑप्शनल में उन पर कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो उनको आप वहाँ जाकर सॉल्व करिए। जैसे कि आपने एक थिंकर पढ़ा, उस थिंकर पे क्या क्या क्वेश्चन है, आपने प्लेटो पढ़ा, और प्लेटो के बारे में 2019 का जैसे ऑप्शनल का प्रश्न है कि प्लेटो अप्रतिबंधित समाज का एक शत्रु था, तो तुरंत जाकर के उसको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। तो इससे आपकी ऑप्शनल की समझ और आंसर राइटिंग दोनों चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ साथ में गूगल और यूट्यूब का सहारा लेते रहिए, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं आपके पास। देखिए, सारी चीज़ें आजकल एक छोटे से फ़ोन में समाहित हो गई हैं। भरोसे के जितने भी स्थान थे वो गूगल बाबा ने ले रखे हैं कि आप, आजकल का बच्चा किसी टीचर पे भरोसा करने से ज़्यादा गूगल पे भरोसा करता है। एक तरफ टीचर से पूछता है और दूसरा तरफ उसी चीज़ को गूगल कर लेता है, देख लेता है कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आप भी समझते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी रिसोर्सेज में यूज़ कीजिए, और दूसरा किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स मंगा लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे।
इतना आपकी तैयारी में सफिशियंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप फिर पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए बोझ बनता जाएगा। एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट चलता है कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, कि कम से कम इनपुट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दीजिए। आप कम चीज़ों में भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये क्वालिटी अपने अंदर विकसित कीजिए। अपनी चिंतन, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। नोट्स पढ़ते टाइम, मैं बुक्स इसलिए इस मामले इधर पढ़ने को आपसे कह रहा हूँ, जब आप 6 to 12 उस स्पेशल सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से वोकैब्स मिलेंगी, शब्दावली आपको मिलेगी, आपको उस सब्जेक्ट की भाषा मिलेगी। देखिए, जब आप राजनीति विज्ञान का उत्तर लिख रहे हैं ना, तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उससे क्लियर हो जाए कि ये उत्तर राजनीति विज्ञान का है। भाषा की तारतम्यता, भाषा की व्याकरण और भाषा की शब्दावली बता दे कि आप उत्तर राजनीति विज्ञान का लिख रहे हैं। इतिहास का लिख रहे हैं तो उसकी चीज़ें अलग दिशा में चलती हैं, और जब आप हिंदी साहित्य का लिख रहे हैं उसकी चीज़ें अलग दिशा में चलती हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूँ, साथ में नोट्स। मैंने जीएस तैयारी को लेकर वीडियो बनाया तो बच्चे हमसे कह रहे थे, सर आप सिर्फ नोट्स बता देते हैं और बुक्स वगैरह नहीं बताते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी और आज भी कह रहा हूँ कि तैयारी के टाइम आपको 2 क्वेश्चन आपको माइंड में ध्यान में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या पढ़ना है और दूसरा कितना पढ़ना है। देखिए, क्या पढ़ना है ये तो आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस निकाल कर देख सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है उस एग्जाम के बारे में, लेकिन बात आती है कि कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और किस चीज़ के बारे में कितना एकदम सटीक पढ़ना है ये आपको करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैं नोट्स सिर्फ इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो गाइडेंस आप नहीं कहीं कोचिंग जाकर ले पा रहे हैं, आपने नोट्स मंगा लिया, तो वो पूरा सिलेबस जब आप नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स जो कोचिंग सेंटर होता है बहुत कंसाइज करके बनाता है। आप प्रिंटेड नोट्स किसी भी कोचिंग सेंटर के देखेंगे तो बहुत कंसाइज करके चीज़ें बनाई गई हैं, और ये है कि आपको जानकारी तो पूरी हो जाएगी लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर आपको चीज़ें होनी चाहिए, बहुत कुछ आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सामान्य तैयारी करनी है जिससे आपका बस यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए, बस इतना आपको करना है। तो इसीलिए मैं आपको नोट्स सजेस्ट करता हूँ, जिससे आपकी तैयारी है ये इधर उधर भगे नहीं, ज़्यादा चीज़ों में आप भटके नहीं। आप चीज़ों को जो मेन रिसोर्सेज है उनको पढ़ें, जितना मेन पूछा जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ें और आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएं। क्योंकि जब आप बुक्स मंगा लेते हैं, मान लीजिए आपने इंडियन पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत मंगा ली, लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, उतने टाइम में आप एक नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ चुके होंगे और उससे लक्ष्मीकांत से जितनी तैयारी हुई होगी उससे बेहतर तैयारी उसमें चीज़ें आप कर पाएंगे, मैं एकदम मान के चलता हूँ। क्योंकि आप साथ में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते ही हैं, तो करंट की सारी चीज़ें आप जोड़ ही लेंगे, उससे आसानी से ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो क्यों ना हम उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितनी हमें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आपने क्या क्या चीज़ें सुनी। पहली चीज़, सिलेक्ट करते टाइम क्या ध्यान में रखना, एक तो ये कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरा ये कि उसमें कंटेंट उपलब्ध है या नहीं। 2 ऑप्शनल आपको 2 बेसिस पे आपको ऑप्शनल सजेक्ट करना है। उसमें भी मैंने आपको बताया 3 ऑप्शनल बता भी दिए, एक तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरा इतिहास और तीसरा हिंदी लिटरेचर। ये बेटा हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छे ऑप्शनल है, इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लीजिए, आप आसानी से चीज़ें इनमें कर ले जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीनों सब्जेक्ट हैं भी अपनी प्रकृति में आसान, और तीनों में भी अगर आसान सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी लिटरेचर चुन लीजिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, नॉर्मल पूरी हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य यही सब है, उसको आप आसानी से इंटरेस्ट, उसमें पढ़ते टाइम भी इंटरेस्ट पैदा होता है, चाहे आप कहानियाँ पढ़िए, चाहे उपन्यास पढ़िए और चाहे आप कविताएं पढ़िए, तो इनमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से हो जाएंगी। आपको कहीं भी किसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। बाकी किसी भी समस्या के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपनी लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ, मेहनत करिए बहुत अच्छे से, कि बिना मेहनत तो सारी चीज़ें कुछ भी आपको हासिल होने वाला है नहीं। वो मैंने लक्ष्मण सिंह, जो इस समय लक्ष्मण सिंह यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, मैंने उनके स्पीच में वो लाइनें सुनी थी, वो मुझे याद आती हैं कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, न कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तो वक्त की ज़रूरत समझो और अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, और टारगेट ये रखो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट ही देने जा रहे हो तो उसमें आप एकदम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जाओ और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही बेहतर तरीके से हो जाए, इतना आप ध्यान रखिए।
एक सूत्र वाक्य आपको और बता दूं, कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से डाला भी था कि स्मृतियां विवेक नहीं होती हैं, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोरी में फीड कर लेना। मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, उनकी मेमोरी एकदम बढ़िया है। तो मेमोरी में बहुत कुछ होने का मतलब ये नहीं है आपके पास विवेक आ गया है। विवेक का मतलब होता है सही गलत का निर्णय करना। विवेक का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपने विचार प्रस्तुत कर पाना है। तो ये चीज़ें मेमोराइज हो जाने से या बहुत सारी मेमोरी इकट्ठी कर लेने से नहीं आती है। आप चीज़ों पर समझ बढ़ाइए। याद कर लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहता है, मुझे तो उतना नहीं रहता, लेकिन हाँ आप अपनी चीज़ों पर समझ बढ़ाइए और समझ बढ़ा करके चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए। लिखने को मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई बुक पढ़िए, जब भी आप कोई लेक्चर पढ़िए, मैं हमेशा कहता हूँ बुक पढ़ी, 10 पेज बुक पढ़ने के बाद बुक रख दीजिए और 15 मिनट बाद आप लिखने बैठ जाइए उस बुक में आपने क्या पढ़ा। 1 घंटे का कोई लेक्चर देखा, 1 घंटे का लेक्चर देखने के बाद आप वीडियो बंद कर दीजिए, लेक्चर साइड में रख दीजिए, जो भी चीज़ें सुनी पढ़ी थी वो साइड में रख दीजिए और एक नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और लिखने का प्रयास करने लग जाइए उस 1 घंटे में आपने क्या क्या सुना था उस लेक्चर में। इससे आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी, आपकी राइटिंग स्किल इतनी बेटा सुधर जाएगी कि आपको मेंस की तैयारी, मेंस मेंटरशिप में जाकर आंसर स्लिप लिखने पड़ेंगे, आपको राइटिंग स्किल पे काम नहीं करना पड़ेगा कि हमको कैसे लिखना है, क्या सोचना है। ये सारी क्षमताएं वहाँ से आपको इतनी बेहतर मिल जाएंगी। तो इन सारी विशेष चीज़ों का आप ध्यान रखिए और मेंस स्ट्रेटजी है विशेषता और ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर इतना आप कर ले जाएंगे। प्रीलिम्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देखिए कितनी आसानी से आप प्रीलिम्स कर सकते हैं, कैसे आप सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और सारी चीज़ें लगती हैं कठिन पर उतनी होती नहीं अगर आप उसे पूरा डेडिकेट होकर के करें। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई चर्चा के साथ। थैंक यू।